हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम श्वेता है और अगर आप अपने नीट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको नीट का पूरा सिलेबस अपने चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। ओके, तो जैसा कि मैं अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर्स करा रही हूँ, उसमें मैंने ऑलरेडी मोनेरा तक बताया था। इसके बाद का किंगडम प्रोटिस्टा, जो मैं आज शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटिस्टा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि प्रोटिस्टा होते कैसे हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, जैसे मोनेरा यूनिसेलुलर होते हैं वैसे प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होते हैं। फिर डिफरेंस क्या है? इनको अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है जी? ये इसलिए क्योंकि ये यूकैरियोट्स होते हैं। ओके, और मोनेरा कैसे होते थे? वो प्रोकैरियोट्स होते थे। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? वैसे मैं लास्ट क्लास में बता चुकी थी, मगर फिर भी मैं आपको एक बार बताती हूँ कि यूकैरियोट्स में एक सेल में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे यूनिसेलुलर मोनेरा था। मोनेरा में क्या था कि एक सेल था, ओके, उसके अंदर ना तो माइटोकॉन्ड्रिया था, ना गोल्जी एपैरेटस था। तो वो एक सेल में ही वो अपना सारा काम करता था, उसमें अलग से सेल ऑर्गेनल्स नहीं थे, राइट। बट यूकैरियोट्स में अलग से माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, डीएनए उनका, न्यूक्लियस उनका मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। इसलिए यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स से अलग रखा गया और प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अभी इसमें अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यूकैरियोट्स बने कैसे। ओके, तो सबसे पहले अर्थ पे प्रोकैरियोट्स है। ओके, तो प्रोकैरियोट्स एक सिंगल सेल था। जैसे ये सपोज ये एक प्रोकैरियोट्स है, ये एक सिंगल सेल है, राइट। तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं थे। अभी एक दूसरा, एक छोटा सा और भी छोटा, ये मान लो एक अलग सा प्रोकैरियोट है, ठीक है। तो अब इस बड़े वाले प्रोकैरियोट ने इस छोटे वाले प्रोकैरियोट्स को खा लिया। ओके, ये बहुत ही छोटा सा है, अब इसने इसको खा लिया, ठीक है। तो अब ये इसके अंदर आ गया। इसने बोला कि मुझे मारो नहीं, मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर रहूँगा और मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया दिख रहा है आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया था। ये माइटोकॉन्ड्रिया इस बड़े वाले बैक्टीरिया के अंदर आया, तो इस तरीके से यूकैरियोट्स बने, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यूकैरियोट्स कैसे बने, राइट। उसके बाद मैं ये आपको एक नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अर्थ पे जब ऑर्गेनिज्म बने तो वो उनका जन्म कहाँ हुआ? वो पानी में हुआ। तो जितने पहले प्रोकैरियोट्स थे वो सारे पानी में आए। यूकैरियोट्स में पहले प्रोटिस्टा आए। प्रोटिस्टा भी मरीनी, सॉरी, एक्वेटिक है। ओके, तो ये किस तरह के हैं? ये भी एक्वेटिक है, ठीक है। अब ये प्रोटिस्टा के बारे में आपको ये 3 चीज़ें पता चली।
ठीक है। अभी इनका न्यूट्रिशन देखते हैं कि ये न्यूट्रिशन किस मोड में करते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं या हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, किस तरीके से। तो प्रोटिस्टा जितने भी होते हैं उनमें ये 3 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, और इनमें एक और न्यूट्रिशन होता है जिसे हम मेक्सोट्रॉफिक बोलते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, ये 2 चीज़ तो आपको पहले से पता है। ये मेक्सोट्रॉफिक क्या होता है? मेक्सोट्रॉफिक होता है कि वो उनमें खुद से खाना बनाने की कैपेसिटी होती है, यानी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट। लेकिन जब उनको सनलाइट नहीं मिलता है, जब वो अलग हो जाते हैं, सनलाइट नहीं मिलता है, वैसे कंडीशन में वो हेटेरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो एक तरफ वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, वो सन के प्रेजेंस में अपना खाना खुद से बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन जब उनको सनलाइट नहीं मिलता है तो वैसे कंडीशन में वो हेटेरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनको मेक्सोट्रॉफिक की कैटेगरी में भी रखा गया है। तो इनका न्यूट्रिशन 3 तरीके से हुआ। ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं और मेक्सोट्रॉफिक भी होते हैं। इसके एग्जांपल्स अभी आपको मैं बताऊंगी। इसमें हमें प्रोटिस्टा के अंदर ये 5 प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें ये फर्स्ट 2 जो हैं वो 1 मिनट, ये फर्स्ट 2 आप देख सकते हो, ये 5 हैं, ये 1 2, ठीक है, ये 3, राइट, और ये 4 5। ये 5 प्रोटिस्ट हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें ये फर्स्ट 2 जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉफिक है। ये बीच वाला जिसे मैंने बीच में लिखा है, ये मेक्सोट्रॉफिक। और ये लास्ट के दो हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है। तो अभी आप इसको याद कैसे करोगे? सी, अगर आप इसे नाम वो आपको याद करना पड़ेगा। इसमें क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजलेट्स सी एंड डी पहले आ रहा है, ये दोनों ऑटोट्रॉफिक है। उसके बाद सी और डी के बाद क्या आ रहा है? ई, यानी फर्स्ट 2 सी डी इज़ ऑटोट्रॉफिक। देन उसके बाद सी डी ई, ई इज़ यूग्लिनॉइड, ये मेक्सोट्रॉफिक। और फिर लास्ट के जो 2 बचे प्रोटोजोन्स एंड स्लाइम मोल्ड, ये दोनों हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, वो बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है लर्न करना, वो इजीली हो जाएगा। इनफैक्ट अभी आपको हो भी गया होगा। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट्स, ये सी एंड डी ऑटोट्रॉफिक, यूग्लिनॉइड मेक्सोट्रॉफिक बीच में है, और लास्ट के जो दोनों हैं स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स, वो हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट्स में 2 हैं, फर्स्ट जिसे डायटम्स बोलेंगे, एंड सेकेंड जिसे डेस्मिड।
ठीक है। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें जो जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और जितना आपको पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें बस 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। डाई एटम्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये इतने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं कि इन्हें चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन भी बोलते हैं। ये पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन किसे बोलते हैं। ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर, आप ये ऑफ ओशन हटा सकते हो, चीफ प्रोड्यूसर सिर्फ बोलेंगे। उसके बाद आपको इसमें क्या याद रखना है कि डाई एटम्स का स्ट्रक्चर जो होता है, इसके सेल वॉल जो होते हैं, इसमें इसके सेल वॉल इस तरह के एक के ऊपर एक ओवरलैप इस तरह का उसका कवर होता है, सोप बॉक्स की तरह। ये आता है एग्ज़ाम में, और ये सिलिका के बने होते हैं। इसके कारण ये बिल्कुल इंडेस्ट्रक्टिबल हैं, इन्हें जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, और जब ये मरते हैं तो वो नीचे ये सी के बेड पे आके इस तरह से जमा हो जाते हैं नीचे, और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और इस तरीके से ये जमा हो जाते हैं, और इसे हम डाई एटमेसियस अर्थ बोलते हैं। ये हमारे बहुत काम आता है, पॉलिशिंग के काम आता है, ऑयल रिफाइनरी के काम आता है। तो इस तरीके से, और ये मोस्टली मरीन होते हैं, मगर ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, यानी कि ये फ्रेश वाटर और मरीन दोनों जगह पाए जाते हैं। और डाई एटम्स बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, और वो वाटर के फ़्लो के साथ, वाटर करंट के साथ अपने आप फ़्लो करते हैं, इसलिए इन्हें प्लैंकटन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले इन्हें चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड, इनका जो सेल वॉल होता है उसमें सिलिका होती है, जिसके कारण ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर सेल वॉल जो होते हैं वो एक के ऊपर एक इस तरह से ओवरलैप होता है, ऐसा लगता है सोप बॉक्स है। ठीक है, इसके बाद ये फ्रेश वाटर और मरीन दोनों जगह होते हैं। डाई एटमेसियस अर्थ भी इन्हें बोलते हैं, क्योंकि वो जब मरते हैं तो नीचे जमा होते जाते हैं, और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और वो नीचे बिल्कुल जमा होते हैं, जिसे निकाला जाता है और वो हमारे काम आता है। ठीक है, और ये वाटर करंट के साथ, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर करंट के साथ अपने आप फ्लो करते हैं, इसलिए इनको प्लैंकटन बोलते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, बस इतना आपको डाई एटम्स के बारे में जानना है जिससे क्वेश्चंस आता है। अभी नेक्स्ट है डेस्मिड। डेस्मिड, इन्हें गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, क्योंकि इनका कलर येलो गोल्डन इस तरह का होता है। और डेस्मिड में आपको कुछ खास नहीं पढ़ना, बस इतने पॉइंट्स आप याद रखो, वो आपके लिए काफ़ी है। याद करने का मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। इनका नाम है क्राइसोफाइट्स, यानी ये रोते रहते हैं, इतना ज़्यादा काम करते हैं, इतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं कि ये हमेशा काम करते रहते हैं, थक जाते हैं। इसके कारण ये इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं कि इन्हें चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन बोलते हैं। राइट, ये जस्ट एक ट्रिक है जिसके कारण आप ये चीज़ याद रख सकते हो कि इन्हें चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी नेक्स्ट मैं आपको डाइनोफ्लैजलेट्स के बारे में बताती हूँ।
अभी डायनोफ्लेजिलेट्स, इसमें नाम बिल्कुल कैसा लग रहा है, डायन। इसमें देखने में इसमें सेलुलोजिक प्लेट्स होती है इस तरीके से, ओके। और इसमें फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं और ये बहुत अजीब से होते हैं। एक इस तरह का होता है लॉन्ग और एक इस तरह का, 2 अलग अलग डायरेक्शन में इनके फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट हो गए और एक ट्रांसवर्सली। तो ये इसके कारण इस तरीके से चलते हैं, ओके। और ये मोस्टली मरीन होते हैं, ठीक है। और मैंने पहले आपको बताया क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स, ये दोनों क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना, ये एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है। और इनके फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल, 2 अलग इस तरीके से डायरेक्शन में होते हैं। इसमें बहुत तरह के पिगमेंट्स होते हैं, अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि रेड पिगमेंट होता है, ग्रीन होता है, इसमें ब्राउन होता है, ब्लू होता है, ढेर सारे इसमें पिगमेंट होते हैं, ओके। तो इसमें जिसके कारण इसका अलग अलग कलर होता है, ये बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, इनमें खुद से लाइट आता है। और कभी कभी एक बार तो इतना ज़्यादा एक रेड कलर पिगमेंट वाला डायनोफ्लैजिलेट्स है जिसका नाम है गोनियालेक्स। इसके कारण सी बिल्कुल रेड, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल रेड टाइड आ रहा था, जिसके कारण वो बिल्कुल रेड कलर का अपीयर हो रहा था, ठीक है। और ये टॉक्सिन भी रिलीज़ करते हैं। ये कई बार इतना ज़्यादा टॉक्सिन वाटर में रिलीज़ करते हैं जिसके कारण बहुत सारे मरीन एनिमल्स, फिशेस, ये इनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें इनकी सेल वॉल सेलुलोज की होती है, सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं, इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली, ठीक है। इनमें बहुत तरह के पिगमेंट्स होते हैं, रेड, जैसे रेड, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, ओके। और ये टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लर्न करोगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे एग्ज़ाम में। यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड जैसा मैं आपको बताई हूँ पहले, ये इस तरह से होते हैं। ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इनमें। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ये क्लोरोफिल है तो ये सन के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन जैसे ही सन की लाइट इनको नहीं मिलती है, सन जब चला जाता है, सन की लाइट इनको नहीं मिल पाती है, तो ये दूसरे ऑर्गेनिज़म को खाते हैं, ठीक है। तो इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं। और जब फ़ोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जिस समय सन प्रेजेंट नहीं होता है, उस समय ये हेटेरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करते हैं। और इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक इनका फ्लैजिला बड़ा होता है और एक छोटा होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको जाननी है कि इसमें सेल वॉल नहीं होता, इनमें इस तरीके से प्रोटीन की एक लेयर होती है, ठीक है। इसमें प्रोटीन की लेयर होती है जिसे हम पेलिकल बोलते हैं, ओके। ये कहाँ मिलते हैं, ये मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है। और वो भी स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। इसमें आपको और कुछ नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है कि
इनमें सेल वॉल नहीं होता है, इनके बाहर में पेलिकल होता है, प्रोटीन की लेयर होती है जो इनके बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और सन के एब्सेंस में ये हेटेरोट्रॉफिक बन जाते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं और ये मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनमें फ्लैजिला होती है दो, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। बस इतना ही जानना है, इसके अलावा आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, इसका मैं नाम आपको बताना भूल गई, यूग्लिना। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? यूग्लिना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइम मोल्ड के बारे में। नेक्स्ट हम लोग स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा 1 minute, I'll erase it and write it again. ठीक है, तो आपको मैंने पहले बताया है कि क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजलेट्स ये दोनों हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। बीच वाला जो था यूग्लिनॉइड वो मेक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है और उसके बाद के दो जैसे स्लाइम मोल्ड हुआ और प्रोटोजोन्स ये दोनों हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड भी हेटेरोट्रॉफिक है, ये एक पॉइंट आप याद रखो। और इसमें ये किस तरह से न्यूट्रिशन करता है? ये सैप्रोफाइटिक होता है। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखना कि ये सैप्रोफाइटिक होता है। ठीक है, और जैसे मान लो कि एक स्लाइम मोल्ड है, इनमें इसका ये एक न्यूक्लियस है। आपने बाइनरी फिजन जब मैंने बैक्टीरिया का बताया था उसमें मैंने बताया था कि एक बैक्टीरिया का न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड होता है, न्यूक्लियस ये डिवाइड होता है और फिर दो अलग अलग सेल डॉटर सेल बनते हैं। इसमें स्लाइम मोल्ड में क्या होता है, इसके न्यूक्लियस तो डिवाइड होते हैं मगर वो सेल डिवाइड नहीं होता। ठीक है, और इस तरीके से ये बड़ा होते जाता है, इसे प्लाज्मोडियम बोलते हैं। इसका न्यूक्लियस इस तरीके से डिवाइड होता जाता है और ये फैलते जाते हैं लॉक्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, ये इस तरीके से ग्रो करते जाते हैं। ठीक है, ये इसको ऐसे ऐसे कवर करते जाता है और ये पूरा ग्रो करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ एडवर्स कंडीशन आता है, उनको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल रहा होता है या टेम्परेचर कुछ वैसा है जो इनके लिए सूटेबल नहीं होता है, तो वैसे कंडीशन में ये एक फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं। ये अपने टिप पे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे फ्रूटिंग बॉडीज़ बोलते हैं। इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, इसके टिप पे स्पोर्स होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, ये स्पोर है, इसके ऊपर सेल वॉल होता है और ये काफ़ी समय तक वो रह सकते हैं, कितना भी एडवर्स कंडीशन हो वो रेसिस्टेंट होते हैं और मेनी ईयर्स तक वो सरवाइव करते हैं। और जब उनको एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलता है ग्रो करने का तो वो फिर जर्मिनेट होते हैं। ये हैप्लॉइड है और दोनों फ्यूज़ करके एक फिर से प्लाज्मोडियम बनाते हैं। इस तरीके से इनका लाइफ साइकिल चलता है। इसमें आपको ये याद रखना है कि ये सैप्रोफाइटिक होता है, प्लाज्मोडियम ग्रो करता है और एडवर्स कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है जिसमें स्पोर्स होते हैं और वो स्पोर्स, उस स्पोर के ऊपर एक वॉल होता है, सेल वॉल होता है और ये काफ़ी एडवर्स कंडीशन में भी काफ़ी समय तक ये सरवाइव करते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये फिर से जर्मिनेट करते हैं और
इनका लाइफ साइकिल इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट ये प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि प्रोटोजोन्स आपको पता है ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, अभी फर्दर प्रोटोजोन्स में भी 4 रूप होते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड फोर्थ वन इज स्पोरोजोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में क्या होता है, किस तरह के होते हैं, ये आप जान लो कि ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मरीन में भी होते हैं और मॉइस्ट सॉइल पे भी रहते हैं। ठीक है, अब इसमें इसका एक कैरेक्टरिस्टिक मेंबर है अमीबा। ये क्या करता है, ये इस तरीके से अपने साइटोप्लाज्म को आगे करता हुआ इस तरीके से अपना ये स्ट्रक्चर आगे करते जाता है और इस तरीके से, और अपने प्रे को कैच करता है। तो इसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडो मीन्स झूठा, पोडिया पैर। तो ये इसका फॉल्स फीट है, ये अलग से इसके पैर नहीं होते, ये साइटोप्लाज्म को अपना आगे करता है और इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाता है और अपने प्रे को अंदर कैच कर लेता है। ठीक है, अब इसमें ये इसके 2 एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिए हुए हैं, एक है अमीबा और दूसरा है एंटामोeba। ये पैरासिटिक होता है जो डिजीज़ कॉज करता है, डिसेंट्री। ठीक है, और इसका मैंने आपको बताया कि ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मरीन में भी होते हैं। तो जो मरीन में होते हैं, वैसे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के ऊपर सीलिका की कवर होती है, उनके सेल वॉल में सीलिका होता है। तो मरीन वाले में सीलिका शेल्स होते हैं उनके सरफेस पे। ठीक है, अभी नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, नाम से ही पता चल रहा है इसमें वैसा प्रोटोजोन जिसमें फ्लैजिला होगा। ठीक है, तो मान लो ये प्रोटोजोन्स है और ये फ्लैजिला है। तो अभी इसमें फ्लैजिला तो यूग्लिनॉइड में भी था, फिर ये अलग क्यों है, ये कंप्लीट हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ये याद कर लो, ट्राइपैनोसोमा। ये ह्यूमन बॉडी में एक बीमारी कॉज करती है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, और सही से इलाज नहीं होने पे आदमी की डेथ भी हो सकती है। इसका याद करने का ट्रिक क्या है, जो मैं याद की थी, थोड़ा फ़नी सा है मगर मैं आपको बताती हूँ। ट्राइपैनोसोमा, जैसे मैं पढ़ती कैसे थी, ट्राइपैनोसोमा, सोमा मतलब सो, स्लीपिंग सिकनेस, ये सो से रिलेटेड है यानी स्लीप से रिलेटेड है। तो इस बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। ट्राई कर रहा है सोने का बट नींद नहीं आ रही। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। ओके, अभी आपको ये नाम अच्छे से याद हो गया होगा और बस इसमें इतना ही है। और नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको पहले कि ये ट्राइपैनोसोमा जो है, कभी कभी इसका पूछता है इसका वेक्टर क्या है इस बीमारी का। इसमें क्या होता है कि एक मक्खी होती है जो ट्राइपैनोसोमा को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करती है। इसका नाम है सीसी फ्लाई। तो ये आप नाम याद कर सकते हो, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं
सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या होता है, सबसे पहले ये आप पॉइंट याद रखो, ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है, पैरामीशियम है, ठीक है। यहाँ पे इसके बॉडी पे इस तरीके से बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ओके, ये इस तरीके से है, ठीक है, और इसके बॉडी पे ये थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं। और यहाँ पे आप एक छोटा सा इस तरीके से देख रहे होगे, इसे गलेट बोलते हैं। यहाँ से ही ये अपना फूड अंदर लेते हैं, ओके। और होता क्या है, ये देखो, सपोज़ यहाँ एक फूड पड़ा है, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने सीलिया से इस तरीके से इसको पुश कर करके ये फूड को अपने गलेट तक लाते हैं और फिर उसको अंदर ले लेते हैं, ओके। और एक दो चीज़ आप इसमें याद रख सकते हो कि इसमें दो न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस जिसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं और एक छोटा न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टार शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, ये पैरामीशियम है। बस सिंपल सा चीज़ है जो आपको याद करना है इसमें। नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स में आपको बस थोड़ी सी एक दो चीज़ें याद रखनी होती है। ये हेटेरोट्रॉफिक तो होते हैं, इसमें ये पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, यानी कि ये लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और उनमें बीमारी कॉज करते हैं। पैरासिटिक इनका फॉर्म होता है जब ये इन्फेक्शन देते हैं, उस समय उनका स्पोर स्टेट होता है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही इसके एग्जाम्पल आप याद कर लो, प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम जो हमने अभी पढ़ा था स्लाइम मोल्ड में, उस प्लाज्मोडियम से अलग होता है। ये एक बीमारी कॉज करते हैं जिसका नाम है मलेरिया, ठीक है। इसके अलावा हमें स्पोरोजोन्स में और कुछ नहीं जानना, बस इतना ही आप याद कर लो। एनसीईआरटी के बुक में ये बस स्पोरोजोन्स के बारे में इतना ही दिया हुआ है, तो आपको अभी इतना ही पढ़ना है, ठीक है। होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको समझ में आई हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये इसमें आगे का जो भी है किंगडम, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया मैं अभी नहीं कराऊंगी, बिकॉज़ उसका एक अलग से चैप्टर है, तो उस चैप्टर में मैं इसका पूरा डिटेल बताऊंगी, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।